एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. Thank you दोस्तों. आप देख रहे हो किस तरह से करीब 4 लाख करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और किसानों के लिए अब तक करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने तीसरी टर्म में, ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आवंटन किया है. डीए में 6,614 करोड़ का टोटल एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन. 202. आपके 3 क्वेश्चन हैं. तीनों क्वेश्चन में पहली बात ये कि आज फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करीब स्टेबल हो गया है और ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड्स. इस स्कीम के बाद में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बनने लगेगी उसका इंपोर्ट भी अपने आप कम हो जाएगा. एक हमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइंडसेट चेंज लाने की जरूरत है. व्हाट इज दैट माइंडसेट चेंज? माइंडसेट चेंज ये है, हमें अपने इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन के माइंडसेट से बाहर निकल के वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के तरफ से जाना चाहिए. मतलब हमारी ग्रोथ भारत से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाए, एक्सपोर्ट हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. क्योंकि ये जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं इन कंपोनेंट्स में स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने से ये वायबिलिटी आती है. वही इस पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग है. ये 6 साल का प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है. ये आप अगर नक्शा देखेंगे आपको ऊपर कोसी से चालू करें, रेड कलर की लाइन दिख रही है. ये मेरे पास आप यहां से दिखाना आसान रहेगा आपको. ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये कैनाल है, राइट. ऊपर आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है कैनाल. इसमें कैनाल काफी हद तक बनी हुई है. इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा और महानंदा का जो ऊपर पॉइंट है माखनपुर के आसपास ये पॉइंट में कनेक्ट किया जाएगा. 4. So this has been one of the key demands as far as the electronics segment is concerned. So congratulations on that. Just want to understand what are your immediate targets so far as giving a boost to the components ecosystem is concerned. The Prime Minister has spoken about a $500 billion worth of manufacturing by 2030. Right now, electronics manufacturing is somewhere around $120 billion. $120 billion को डबल करना है, that is our immediate goal. And by 2030-31, we want to reach 500 billion. साथ ही साथ 60 लाख एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें टारगेट है. 60 लाख फ्रॉम करंट 25 लाख एम्प्लॉयमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, उसको 60 लाख की तरफ ले जाने का भी इसमें टारगेट है. 10. Deepak. This is Deepak Mandal from Union Express. Sir, electronics exports have. I can hear you. आपकी आवाज अच्छी है. Electronics exports have done very good in last couple of years, but do you see any threat of the reciprocal tariff because of in electronics export to say USA? हमारे लिए एडवांटेज होगा इससे. Explain it, sir, a bit. अभी आपको बताएंगे राइट टाइम पे, बट हमारे लिए एडवांटेज होगा. 127. I'll just come. 127. सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है और दूसरा ये कितने परसेंट तक इंसेंटिव्स आप कंपनियों को देंगे? बाकी स्कीम्स में 4 से 7% तक है, इसमें कितना है? क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर में देखो तो आपने 50 तक दिया है, तो इस स्कीम में कितना इंसेंटिव होगा? इस स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स. कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पीएलआई. इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है. सेकंड, इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड होता है लेकिन टर्नओवर बहुत कम होता है. जैसे पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग है. ये जो पीसीबी आपको दिखाया था ना, ये वाला पीसीबी जो दिखाया था, राइट, या ये वाला, इसके कोई भी बेस में जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मैसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है. फैक्ट्रीज भी बहुत बड़े स्केल की बनानी होती है, तो उन सब में एक कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट है. और तीसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव. 250. सर मेरा कोशी और मेची से ही है, क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं वो नेपाल से निकलती हैं और बिहार को आती है. कोसी अक्सर फ्लड का कारण बनती है बिहार में और पूरा वो क्षेत्रफल जो है खेती बर्बाद हो जाता है. तो क्या नेपाल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है? पहली बात. और दूसरी बात, नेपाल के साथ बातचीत करके हुआ है. दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसमें फ्लड का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. फ्लड के मैनेजमेंट में इस पूरे प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा. जी, थैंक यू. 165. Sir, Prakash Vedashi from ET now. On NPK fertilizer subsidy, so what would be the current structure of subsidy? Structure of subsidy is this: NPKS, individual items. 81.
Sir, just for clarification, this is Rishi from the business line. Sir, this for N rupees 43.02 per kg, that would be the subsidy rate for the N grade of fertilizers, right? Is that right? We are reading correctly, sir? Thank you so much, sir. 236, Deepak. Sir, I'm Deepak from Times of India. So again, a political question. Primarily, these two decisions for Bihar comes at a time just few months before election. So two things we want to know: are you going to see much more decisions in the next few weeks? Second question: what are the timeline for this Kosi River? It will take a long time, but what is the timeline? दूसरा बहुत वॉल्यूम है। दूसरा, पूरे देश भर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट साथ में लिए जा रहे हैं। 198. ये देखो, अगर आप दीपक है ना, ये देखो, ये जून के बाद के फैसले सर, पूरे देश भर के भाई। अश्विनी जी, ये इधर सर। ये सासाराम के बारे में, जो पटना सासाराम आपने कहा कि हाईवे जो बनाया जाएगा, क्योंकि सासाराम मेरा ही शहर है, ये पहले से एग्जिस्टिंग वहाँ नेशनल हाईवे, नया नेशनल हाईवे बनेगा और किस किस रास्ते से गुजरेगा, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? एग्जिस्टिंग एसएच है, स्टेट हाईवे 12 नया बनेगा, नेशनल हाईवे 119A, और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस हैं आपके सामने, ये रखिए। 24 मंथ्स में पैकेज 1, पैकेज 2 30 मंथ्स। कहाँ पटना आ रहा, किधर से गुजरेगा? कहा कि 2-3 रास्ते से बन रहा है हाईवे। डिटेल आपके सामने एक पूरा उसका अलाइनमेंट मैप आप शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेना भाई एनएच की तरफ से। मुझे ही भेजना भाई। जमीनें खरीदनी है। Next and last question, I think 7. अच्छा, आप 227, then I will take 71. 20 to 27. दोनों लोग प्रेस कर देते हैं। ऑन करके दिया करो, ऑन करके दिया करो। Fertilizer subsidy. आप मत प्रेस करिए, बस केवल आप बोलिए। हाँ। Thank you, sir. The fertilizer subsidy amount we are talking about 37,000 crores. So that's already part of the budgetary allocation for FY26. Am I right? That is obviously it is part of the budget, correct? Huh? So That's already budget. That's budgeted. So the estimates are unchanged, and are the subsidy rates also unchanged? It's gone up. Thank you, sir. Thank you. On this issue of tariffs, sir, I think there has been a lot of discussion within government, and cabinet was also apprised about it. Is it still premature right now, or you'll wait till the 2nd of April and then only disclose? My senior colleague Piyush ji will reply to this whenever he is ready to. 71. One important point I thought I'll share with you in this. एक बड़ा चेंज जो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कैपिटल गुड्स, जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स बनते हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में अब होने लगा है। मेजर सेंटर्स हैव कम अप, पुणे, कोयम्बतूर, बड़ौदा, राजकोट, बेंगलुरु। इन सब में there are entrepreneurs who have started manufacturing the machines which are used in manufacturing electronics goods. It's a very major development. कल बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरर ने अपना क्वालिफिकेशन किया, जिसमें he is now going to manufacture the magnetron. Magnetron is used to have perfect alignment of all these very precise equipment. तो वो पहले इंपोर्ट ही होता था, बड़ी मशीन होती है, काफी बड़ी मशीन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी। फिर कितना डीप जा रहा है इसका सप्लाई चेन, वो भी आपके जानने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आज एप्पल की 64 फैक्ट्रीज हो गई इंडिया में। 64 suppliers are there which finally supply to subsystem, main system, then finally to the mobile phone manufacturer, और इंक्लूडिंग प्लेसेस जैसे झारखंड के अंदर भी एक सप्लायर है, राइट? सो एक बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देश भर में दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप देखोगे इस कंप्लीट वैल्यू चेन में जब काम करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि दूसरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी पड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इसकी डिमांड के कारण मशीन्स की डिमांड बढ़ती है, तो जैसे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ी, तो वो जो मशीन मेकर्स हैं, पहले मशीन्स कहीं से इंपोर्ट करते थे, अब आज उनके पास खुद की डिमांड इतनी हो गई देश में कि वो आप भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। लास्ट पॉइंट, इसमें एक एक फैक्ट्री में 10-10 हजार, 15-15 हजार, और एक फैक्ट्री तो ऐसी भी जिसमें 40,000 वर्कर्स सिंगल फैक्ट्री में, और इसमें ज्यादातर हमारे गांव की बहनें और बेटियां रूरल एरियाज से
women वर्कर्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा प्रिसीजन का काम करती हैं. और लास्ट पॉइंट आप इसमें देखोगे, ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में पोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है. बहुत ही क्लीन मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लीट. आप इस फैक्ट्री में अगर कभी भी जाओ, इसकी फैक्ट्री में, तो आपको लगेगा कि इट्स लिटरली लाइक एन ऑफिस. एक और पॉइंट, आज लैपटॉप्स और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ गोइंग ऑन इन थाउजेंड्स एवरी मंथ. एक मैन्युफैक्चरर ऐसा भी है देश में भी जो 4000 सर्वर्स एवरी मंथ मैन्युफैक्चर करके शिप आउट कर रहा है. एंड दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग आल्सो. देखो कितना डीप जा रहा है वैल्यू चेन. इस डेप्थ को आप समझो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बड़ा डेवलप हुआ है. आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो पहले असेंबली चालू किए, फिर उसको डीपन गए, डीप होते होते और उसमें अब कंपोनेंट्स में जा रहे हैं. साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने डिजाइन की टीम्स भी बनाई है. एक मैन्युफैक्चरर है जिसने करीब 50 लोगों की डिजाइन की टीम बनाई है. अनदर वन विच हैज अ टीम ऑफ अबाउट 100 डिजाइन इंजीनियर्स. तो इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट देश को मिल रहा है. देखो दुनिया में हाईएस्ट वैल्यू एडिशन अगर किसी देश में है, बिकॉज दीज आर ऑल ग्लोबल वैल्यू चेन्स, राइट. ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत ही स्प्रेड आउट होती है. हाईएस्ट अगर कहीं होता है तो 38% के आसपास का होता है. एंड वी विल बी अप्रोचिंग दैट विद दिस स्कीम. थैंक यू. मे आई सर? एक सज्जन रह गए, 71 बताएं. सर, हाउ टू अप्लाई फॉर द सब्सिडी सर? और जिन्होंने एक बार सब्सिडी ले ली है, क्या वो कंपनियां भी अप्लाई बहुत करेंगी? ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट. और जिन्होंने पहले सब्सिडी बेनिफिट ले चुकी है वो कंपनियों के लिए भी ना क्या- ना ना, हर एक जगह इंक्रीमेंटल पे.